गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर चलते हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। शुभम, मोनू, रोशनी, जितेंद्र, लोकुश, सुरेंद्र, आप सभी लोगों का जो है भैया वेलकम है। तो चलो हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने विटामिन की शुरुआत कर दी थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट सेशन का समराइज करेंगे, देन उसके बाद हमारे सेशन को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो आप सारे के सारे यहां पर ध्यान देना। जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, हमने हिपेरिन के बारे में पढ़ा था कि ये एक पॉलीसैकेराइड है और ये आप लोग देखोगे एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी है। रक्त को थक्का जमने से क्या करता है, रोकता है। तो हमने देखा था ये एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है जो कि कहां पर बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था। अब हम यहां पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे कि हमने कल की क्लास में शुगर फ्री को भी देखा था। और शुगर फ्री में मैंने आप लोगों से यह कहा था कि आप लोग सारे की सारे एक बात ये याद रखना कि शुगर फ्री का मतलब ये होता है कि ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनका हमारे शरीर में अवशोषण नहीं होता। मतलब हमारे रक्त में ये जो शुगर है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे शरीर में नहीं मिलती। ये केमिकल हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं और आंतों से बाहर हो जाते हैं। तो ये केमिकल कौन कौन से हैं, तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि एक एस्पर्टेम है, सैक्रीन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है। तो ये सारे के सारे केमिकल आप लोग याद रखना। जीरो कैलोरी और जीरो एनर्जी इससे आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। जैसे हम यहां से आगे बढ़े तो हमने आगे बढ़कर जो है कल की क्लास में विटामिन को पढ़ना शुरू किया। और विटामिन में मैंने आप लोगों को ये बताया कि सबसे पहले तो विटामिन जो है वो अल्प पोषक तत्व हैं। वो अगर आप लोग देखोगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मतलब सर इसको हम बहुत कम अमाउंट में मिलीग्राम में खाते हैं। एक एक्सेप्शन जरूर है कि विटामिन सी जो है हम उसको ग्राम में खाते हैं, लेकिन सारे जो मैक्सिमम सारे जो विटामिन है वो आप लोग देखोगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल होंगे। वहीं आप लोग देखो, हमने कहा था कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। हमने विटामिन का खोज देखी, खोज किसने की, कश्मीर फंक और हॉपकिंस। ये दोनों नाम मैंने आपको बताया। इनका काम उत्प्रेरक की तरह है। जब भी फाइब्रिन और ब्लड दोनों मिलते हैं तो आप लोग देखोगे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। और क्लॉटिंग में मदद कौन करता है, विटामिन के मदद करता है। तो ये आप लोग सारे की सारी बातें याद रखना। हाँ, अब जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सुनील जी, एक बार जब अगर आपको क्लास जो है ना वो रिपीट हो रही है तो उसको आप जो है रिफ्रेश कर लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने देखा विटामिन ए बी सी डी ई, इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, बी वन से लगाकर बी 12, 4, 8, 10, 11 ये विटामिन नहीं होते हैं। टोटल जो विटामिन का नंबर है वो अगर आपसे पूछा जाए तो 13 होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। जल घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। और आप लोग देखोगे वसा घुलनशील कीड़ा है, तो कीड़ा अगर आप लोग देखोगे के ई डी ए, ये अगर आप लोग देखोगे ये क्या होगा, ये आप लोग यहां पर देखोगे ये वसा घुलनशील होगा। सारे विटामिन के केमिकल नाम मैंने आपसे कहा है, मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। तो हमने सारे विटामिन के केमिकल नाम देखे। चाहे विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल हो, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो, डी का नाम कैल्सीफेरॉल हो, ई का नाम टोकोफेरॉल हो, के का नाम नेप्थोक्यूनोन, बी वन का नाम थाइमिन होगा, बी टू का नाम राइबोफ्लेविन, बी थ्री का नाम नियासिन होगा, पेंटोथेनिक, पायरोडोक्सिन, बायोटीन और फॉलिक एसिड। और बी 12 की अगर हम लोग बात करें तो साइनोकोबालामीन। तो मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा की पूरा अगर आप लोग यहां पर देखोगे, ये सारा की सारा आप लोग यहां पर ध्यान देना, ये जो है सर ये सारे के सारे केमिकल नेम है जो एग्जाम में आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो विटामिन ए के नाम पर आते हैं। विटामिन ए का नाम अगर आप लोग देखोगे तो वो है रेटिनॉल। क्या है भैया, रेटिनॉल। हमने सबसे पहला विटामिन आप लोगों से पढ़ा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सारे के सारे मुझे बताओ विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। अगर हम बात करें ए की, तो मैंने ए को आपको कहा कि भाई रेटिनॉल है, ये फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। इसका एक काम इम्यूनिटी, हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, आंखों से संबंधित है। आंखों में आप लोगों को मैंने दो प्रकार की कोशिकाएं बताई, एक मैंने आपको कोन सेल बताई, दूसरी रॉड सेल बताई। और यहां पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो अब आपका आंसर जो है वह आना शुरू हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं अनिल जी। हाँ, तो यहां पर विनीत सबसे पहले आपने करेक्ट आंसर दिया। टोकोफेरॉल जो है सर हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा कि जो विटामिन ई का केमिकल नेम अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में तो आंसर होगा टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल होगा, ये आप लोग यहां पर याद रखना। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। हाँ, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अगर आप यहां पर देखोगे हमने दो प्रकार की कोशिका देखी। दो प्रकार की कोशिका, कौन सेल, रॉड सेल। कौन सेल आप लोग देखो उजाले में देखने में मदद करती है, एक प्रोटीन बनाती है, इसका नाम है ऑप्सिन।
रोड सेल की अगर हम बात करें तो ये अंधेरे में देखने में मदद करती है और एक प्रोटीन बनाती है, इसका नाम है रेडोप्सिन। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान देना, ऑप्सिन को रेडोप्सिन में कन्वर्ट करता है विटामिन ए, और अगर विटामिन ए कम हो जाए तो ऑप्सिन रेडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता है, और नहीं होने के कारण जो समस्या होती है उसको हम बोलते हैं रतौंधी, या फिर उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। तो ये हमने पूरा देखा, इसका जो है कि भाई आंसुओं का निर्माण भी करता है कौन, विटामिन ए, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। इसकी कमी से मैंने आपको बीमारियां बताई, और इसकी कमी से आप लोगों को मैंने बताया एक तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद कोरोनियल जेरोसिस। कोरोनल जीरोसिस मैंने आपको बताया कि आंखों का पानी जो है वो क्या कर जाता है, सूख जाता है, इसको हम कोरोनल जीरोसिस कहते हैं। अब यहां से हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो अब हम लोग यहां से हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं। तो आप सारे के सारे यहां पर ध्यान देना, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उससे हम आगे यहां पर चलते हैं। चलो चलो भाई, हम लोग आते हैं अगले जो है सर हमारे विटामिन पर, और अगला जो हमारा विटामिन है वो अगर आप लोग यहां पर देखोगे वो होगा विटामिन डी। तो अब विटामिन डी पर हम लोग पूरा की पूरा डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग सारे देखो, जो हमारी आंख है, इस आंख के बारे में हम लोग जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे, संवेदी अंग पढ़ेंगे, तो वहां पर आंख को पूरा डिटेल में देखेंगे कि आंख में कितने मेगापिक्सल होता है, आंख में कौन सी झिल्ली होती है, आंख में आइरिस कहाँ होती है, कॉर्निया कहाँ होता है, सारी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का अगर हमसे नाम पूछा जाए तो सबसे पहले विटामिन डी का मैं आपको नाम बता दूं। तो आप सारे यहां पर ध्यान देना, विटामिन डी का नाम आपको पता होना चाहिए कि सर इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल अगर आप लोग देखोगे ये किसका नाम है, आंसर होगा विटामिन डी का। अगर बात करें सर ये जो कैल्सीफेरॉल नाम तो हो गया इसका केमिकल, लेकिन ये जल घुलनशील है वसा, तो आप लोग देखो ये विटामिन डी है कीड़ा, मतलब सर ये फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल हिंदी में हम लोग कहेंगे वसा घुलनशील है। वसा घुलनशील विटामिन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, विटामिन डी, ठीक है। हाँ जी, हाँ विटामिन ए का सोर्स देखो भाई, विटामिन ए का सोर्स आप लोग यहां पर देख लो। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं कि भाई विटामिन ए का सोर्स, पहले विटामिन ए का हम सोर्स देख लेते हैं। विटामिन ए का सोर्स देख लो भाई, विटामिन ए का सोर्स स्रोत की अगर हम बात करें तो विटामिन ए के सोर्स की अगर हम बात करें तो दो चीजें होंगी। सर कौन कौन सी दो चीजें, जरा आप यहां पर ध्यान देना। विटामिन ए हमें किस में मिलेगा, क्या हम खाएं जिससे हमें विटामिन ए मिलेगा भरपूर मात्रा में। तो आप लोग यहां पर याद रखना, एक तो हमें मिलेगा प्लांट प्रोडक्ट से, प्लांट प्रोडक्ट, इसे हम लोग कहेंगे सर पौधों पौधों के उत्पाद, पौधों के उत्पाद। और दूसरा आप लोग यहां पर देखोगे एनिमल प्रोडक्ट, हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे जंतु उत्पाद, जंतु उत्पाद। तो अब आप लोग यहां पर देखो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो विटामिन अगर हम लोग देखें कि सर जो कि हमें प्लांट से मिले, विटामिन ए हमें किससे मिले, ये आप लोग यहां पर देखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गाजर, आप सारे लोग सही बोल रहे हैं कि भाई नीरज, रजनीश, मन्नू, आप सारे लोग बोल रहे हैं कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, गाजर। लेकिन आप लोग यहां पर एक और चीज देखो, जितने भी आपको ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो, जितने भी आपको ग्रीन और येलो, मतलब हम लोग यहां पर कहेंगे हरे और पीले, हरे और पीले आपको क्या मिले, हरा और पीला आपको फल और सब्जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो जितने भी फल और सब्जी हैं ये आप लोग याद रखना कैसी, हरी, और आप लोग देखो हरी और पीली। तो हरी और पीली जो है फल और सब्जी है, सारे के सारे बहुत अच्छा सोर्स है, किसका, आंसर होगा विटामिन ए का। लेकिन एक आप लोग देखो कि भाई एक सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो क्या है, गाजर, कैरेट जो है, अगर आप लोग देखोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, गाजर, जिसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ जी,
बिल्कुल, गोल्डन राइस भी आप लोग देखो उसमें भी विटामिन ए होता है। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाजर जो आप लोग याद रखना किसके अंदर, डेयरी प्रोडक्ट में याद रखना, एनिमल में आप लोग याद रखना डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी उत्पाद में क्या आ गया, तो डेयरी उत्पाद में आप लोग देखोगे दूध दही घी मक्खन पनीर चीज, ये सारी जो चीजें हैं जो दूध से मिलकर बनी है, वो आप लोग देखोगे कि हाँ बिल्कुल पपैया में भी हो गया। मैंने यहां पर लिखा ना धर्मेंद्र, क्या लिखा है, ग्रीन येलो फ्रूट और वेजिटेबल, लेकिन किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। तो जितने भी आप लोग देखो हरे और पीले फल और सब्जियां हैं उनमें विटामिन ए होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। गाजर में बहुत ज्यादा होगा, पपीता में भी होता है, बिल्कुल होगा पपीता में भी, बिल्कुल। पपीता तो सारे विटामिन का अच्छा सोर्स है। अगर मैं आपसे कहूं ना कि पपीता के अंदर क्या, तो पपीता के अंदर सारे विटामिन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई अगर मैं आपको बताऊं मीट जो है कि सर यहां पर जो है डेयरी हो गया, डेयरी के बाद में आप लोग देखो फिश, जो फिश है वो भी अगर आप लोग देखोगे मछली, ये भी अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन ए का। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो अगला सोर्स क्या होगा विटामिन ए का, तो एक डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मछली हो गया। अगर मैं आप लोगों से कहूं लीवर, सर ये लीवर क्या है, तो जो लोग मांसाहारी वो अलग अलग पशुओं के लीवर खाते हैं या फिश खाते हैं, तो आप लोग देखोगे उनको विटामिन ए जो है वो उनको यहाँ पर भरपूर अमाउंट में मिलेगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या हमें विटामिन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर सोर्स देख लिए कि विटामिन ए के सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है वो क्या है, वो है गाजर। और डेयरी प्रोडक्ट भी याद रखना, जो डेयरी प्रोडक्ट है हमारे, जो डेयरी पर मिलने वाले उत्पाद हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है किसका, आंसर होगा हाँ मैंगो भी हो गया, बिल्कुल मैंगो में भी आपको विटामिन ए मिलेगा। तो जितने भी येलो हैं उनमें आपको मिलेगा। अब आते हैं विटामिन डी पर। डी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग देखो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की बात करें इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी है वसा घुलनशील। अब आते हैं विटामिन डी के काम पर कि भाई विटामिन डी का हमारे शरीर में काम क्या है। तो सबसे पहला काम अगर मैं आपको विटामिन डी का बताऊं तो ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। विटामिन डी का कार्य क्या है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे रिजिडिटी टू बोन, रिजिडिटी टू बोन। तो आप लोग यहां पर देखो कि सर इसका जो एक काम हो गया, एक तो ये हो गया कि हड्डियों को ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अगर आप दो खनिज याद रखना, हमारी हड्डियों को विटामिन डी तो करता ही करता है, लेकिन दो खनिज याद रखना स्पेशल। सर कौन से दो खनिज, एक का नाम मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं कैल्शियम, एक का मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखा कैल्शियम, और दूसरा खनिज मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं जिसका नाम है फॉस्फोरस। तो दो खनिज मैंने आपके लिए लिखे, एक आपके लिए लिखा मैंने कैल्शियम, दूसरा लिखा फॉस्फोरस। अगर बात करें कैल्शियम की, चलो मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आप लोग सारे के सारे मुझे बताओ, इन दोनों खनिज में अगर आप लोग यहां पर देखोगे, इन दोनों खनिज में मुझे बताओ कौन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। या चलो मैं आपसे पूछता हूं कौन हड्डियों का निर्माण करता है। आप बताओ इन दोनों में कौन हड्डियों का निर्माण करता है, कैल्शियम या फॉस्फोरस, बताओ भाई कौन हड्डियों का जो है भैया निर्माण करता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम लिखा है कैल्सीफेरॉल, दिलीप यादव जी ऊपर हमने लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आपसे ये पूछना है हमें कि कौन जो है वो आप लोग देखोगे, गाजर, गाजर हमें सबसे पहले टिक करना है। अगर ऑप्शन में गाजर है तो सबसे अच्छा वही टिक करना है हमें, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपके आंसर आने लगे कि आपने यहां पर जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई हड्डियों का निर्माण जो है वो किससे होता है, मैक्सिमम लोगों ने, तुम सभी लोगों ने जो है ना, अरे आंसर क्या दिया है, करेक्ट आंसर दिया है कैल्शियम। तो तुम सब लोगों ने कैल्शियम ऑप्शन टिक किया है। मैं कहूंगा कैल्शियम नहीं होगा, यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉस्फोरस। एक बात याद रखना, ये जो है हड्डियों का निर्माण नहीं करता है, ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो कैल्शियम आप लोग याद रखना, कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, रिजिडिटी प्रदान करता है। और वहीं अगर आप लोग देखोगे फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस जो है वो हड्डियों का फॉर्मेशन करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। तो याद रखना, जो आपसे अगर पूछा जाए कि हड्डियों का निर्माण कौन करता है, तो हड्डियों का निर्माण आप लोग यहां पर आंसर लगाना कि भाई फॉर्मेशन जो है वो फॉस्फोरस करेगा, और हड्डियों को मजबूती जो प्रदान करेगा वो कौन करेगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम करेगा, ठीक है। तुम लोग जो है भावनाओं में देकर आंसर देते हो, सारे के सारे आप लोग देखोगे कि भाई भावनाओं में देकर तुम लोग आंसर देते हो। ऐसे आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, उसके बाद याद रखना, चाहे दांत बोले या हड्डी बोले,
मजबूती की बात हो तो कैल्शियम, और निर्माण की बात हो तो फास्फोरस। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर एक चीज देखो सर, ये तो हमने देख लिया कि सर ये हड्डियों को क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, और कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हम लोगों ने देख लिए। अगर हम यहां पर आगे चलें तो आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि ये जो विटामिन है, ये जो विटामिन डी है, इसको हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को हम एक नाम से जानते हैं और इसको हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ऐसा क्यों सर, इसे सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं? तो आप यहां पर एक बात याद रखना कि इसे सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बनाने में सूर्य मदद करता है। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग मुझे एक बात बताना कि जो विटामिन डी है क्या वो सूर्य की किरणों से मिलता है, सूर्य की किरणों में होता है? तो नहीं, वो सूर्य की किरणों में नहीं होता। आप एक बात याद रखना, सूर्य की किरणें विटामिन डी बनाने में मदद करती है, ना कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल भावना में आप लोग बह गए, ठीक है। और उसके साथ में आपने आंसर दिया। तुमको कभी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, तुमने मेरे को तुम्हारी क्लास में मैंने एक स्टोरी सुनाई अभी तक या नहीं सुनाई? तुमको एक सुनाऊंगा कि वो स्टोरी जो है बड़ी अच्छी है, कि वैसे ही आप लोग करते हो, ठीक है। तो आप यहां पर एक चीज देखो, सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं आप समझना। सूर्य से आती है पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आती है पराबैंगनी किरणें, जिनको हम लोग बोलते हैं यूवी रेस। यूवी रेस हिंदी में से हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें ये कहां से आई सर? सूर्य से। तो पराबैंगनी किरणें तो सर हमारे लिए हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है, लेकिन जो है फायदेमंद भी है। कैसे फायदेमंद है आप लोग यहां पर देखो। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो आप लोग यहां पर देखो कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये पराबैंगनी किरणें मिलती है किसके साथ? हमारी स्किन के साथ। और हमारी स्किन में अगर आप लोग देखोगे तो हमारी स्किन में आपको मिलेगा डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यहां पर आपको मिलेगा। और ये डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जैसे ही आप लोग देखो, एक बात ध्यान से समझना, ये हमारी स्किन है और इस स्किन के अंदर, इस स्किन के अंदर फैट होता है, वसा होता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी जो स्किन है ना, इसके अंदर एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, उस टिश्यू के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो वसा होती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी, और वो भी कौन सी? पराबैंगनी। तो जैसे ही पराबैंगनी किरणें पड़ी, ये दोनों मिलते हैं, हमारी स्किन का फैट जिसको डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, और सूर्य की किरणें, ये दोनों जब मिलती हैं तो ये दोनों मिलकर हमारे दो ऑर्गन को एक्टिव करती हैं। और दो ऑर्गन कौन है? तो आप यहां पर देखोगे दो ऑर्गन, अगर आप यहां पर देखोगे तो वो है लीवर, लीवर जिसे हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं। और दूसरा अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दूसरा यहां पर होगा किडनी। तो ये दो ऑर्गन हमारे एक्टिव होते हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं वृक्क। अब ये दो ऑर्गन जैसे ही एक्टिव होते हैं तो इन दोनों ऑर्गन से विटामिन डी बनता है। तो आप यहां पर एक बात याद रखना, विटामिन डी सूर्य की किरणों में नहीं होता है, लेकिन सूर्य की किरणें विटामिन डी बनाने में मदद करती है। तो सूर्य की किरणें विटामिन डी बनाने में क्या करती है? मदद करती है। यह आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप लोग यहां पर एक बात समझना, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं, आप सारे लोग यहां पर ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बताऊं सर वो कौन सा ऐसा समय है जिस समय यूवी रेस और अगर आप लोग देखोगे स्किन दोनों मिलती है तो लीवर किडनी एक्टिव होते हैं और आप लोग देखो कि विटामिन डी बनता है। तो सबसे बढ़िया जो यूवी रेस लेने का समय है, जो सबसे बढ़िया आप लोग देखोगे यूवी रेस पराबैंगनी किरणें जो हैं वो लेने का जो समय है जब हमारी बॉडी में विटामिन डी बने, तो आप उसका समय आप लोग याद रखना। समय क्या है? समय आप लोग देखना 10 AM से 10 AM से आप लोग देखो 2 PM। अब तुम ऐसा मत करना कि सर ने हमें बताया था कि 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में बैठेंगे तो भाई यूवी रेस आएगी, हमारी स्किन पर टकराएगी, दोनों मिलेंगे, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वगैरह मिलेंगे, लीवर किडनी एक्टिव होंगे, विटामिन डी बनेगा। तो हम सुबह 10 बजे से धूप में बैठेंगे तो 2 बजे तक बैठ जाएंगे। ऐसा मत करना तुम। तो तुम ऐसे करने लग जाओ कि भाई सुबह 10 बजे से 2 बजे तक धूप में बैठ जाओ। अगर तुम ऐसे बैठ गए इतना लंबे समय तक तो आप लोग यहां पर देखोगे उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी स्किन जल जाएगी, टेनिन हो जाएगी। केवल 2 से 5 मिनट, बस आपको 2 से 5 मिनट आपको ये समय के बीच में जो है बैठना है, और 2 से 5 मिनट में आप लोग देखो स्किन पर किरणें पड़ेगी और जो है दोनों मिलेंगे, विटामिन डी बनेगा। अब ये साइंस अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना, ये साइंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये साइंस हमने पढ़ा है, लेकिन घर में अगर आप लोग देखोगे मम्मी दादी इन्होंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी जानते हैं। आप लोग देखो छोटे छोटे जो बच्चे हमारे घर में आते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को अगर आप लोग देखोगे तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घर परिवार में आते हैं, इनको मम्मी वगैरह जो है पहले मालिश करती हैं।
और अच्छा ऑयल से मालिश करने के बाद में जो है, मालिश मतलब क्या, ऑयल, ऑयल मतलब फैट, फैट मतलब डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, मतलब स्किन पर लगा दिया ऑयल। अब क्या करा सर, अब धूप में ले गए, धूप में यूवी रेस आई, ऑयल, और आप लोग देखोगे कि सर ऑयल मतलब हमारी स्किन पर जो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो, और आप लोग यहां पर देखोगे कि सर सूर्य की किरणें दोनों मिली, दोनों मिलने से बच्चे में लीवर और किडनी जो है वो एक्टिव होंगे, और बच्चे के लीवर और किडनी से विटामिन डी बनेगा, और बच्चे की हड्डियां क्या होगी, मजबूत होगी। तो ये साइंस हमारे घर वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे भैया, ये आप लोग देखोगे। अब दूसरी चीज अगर आप लोग यहां पर देखोगे, दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहलवान वगैरह होते हैं, जो रेसलर होते हैं, वो रेसलर भी क्या करते हैं, रेसलर भी आप लोग देखोगे कि भाई बढ़िया से जो है मालिश वगैरह करी, और आप लोग देखो धूप में जाकर बैठ गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल लगाया, फिर यूवी रेज आई, दोनों मिली, लीवर किडनी एक्टिव, विटामिन डी बना, हड्डियां मजबूत। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई पहलवान है, कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, अब कुश्ती लड़ने के लिए गए, हड्डियां टूट गई, तो आप लोग यहां पर देखो वो अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। तो वहां पर साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग ये देखते हैं, हमने देख लिया विटामिन डी जो है कि सर ये हमें कैसे मिलता है। तो यूवी रेस भी अगर आपको मैं बताऊं ना, जो यूवी रेस है, अगर आप यूवी रेस की बात करो, पराबैंगनी किरणों की बात करो, तो ये पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। ये पराबैंगनी किरणें जो हैं अगर आप देखोगे तो ये 3 प्रकार की होती। सर कौन कौन से 3 प्रकार की होती पराबैंगनी किरणें, जरा आप लोग यहां पर ध्यान देना। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें कौन सी, एक होती है यूवी, यूवीए, एक होती है यूवीए पराबैंगनी ए, दूसरी होती है यूवीबी, यूवीबी होती है, और तीसरी अगर आप लोग देखोगे तो तीसरी होती है यूवी, अगर आप लोग देखोगे सी। तो 3 पराबैंगनी किरणें। अब आप यहां पर एक चीज देखना, यूवी ए की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी पर आती है, बिल्कुल आती है, ये पृथ्वी पर आती है, बिल्कुल आती है सर, ये पृथ्वी पर। दूसरी चीज आप लोग देखो कि ये जो है ये हमारी स्किन को जला देती है, गर्मी में जो हमारी स्किन जल जाती है, टैनिन हो जाती है, तो स्किन जल जाना, स्किन का जलना, स्किन का स्किन का जलना, वो आप लोग देखोगे वो किससे होता है, आंसर होगा कि भाई ये ए से होता है। उसके बाद इसी से हमें विटामिन जो है कौन सा मिलता है, विटामिन इससे डी भी हमें देखने को मिलता है, तो विटामिन डी में मदद करती है ये। अगर बात करें यूवी बी की, सर ये पृथ्वी पर आती है, तो ये भी आप लोग देखोगे पृथ्वी पर आती है, ये भी पृथ्वी पर आती है। दूसरी चीज आप लोग देखोगे ये जो है विटामिन डी, बिल्कुल विटामिन डी भी हमें देती है, इससे भी विटामिन डी मिलता है। लेकिन ये एक और बीमारी कॉज करती है, इसका नाम है स्किन कैंसर। तो ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर ये हमारे शरीर पर पड़ती रहे तो स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना। अगर आप यहां पर देखोगे सी की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपने देखना कि भाई अर्थ की अगर हम बात करें, तो अर्थ में आप लोग देखोगे ये अर्थ तक नहीं पहुंचती है, विटामिन सी जो है अर्थ तक नहीं पहुंचता। और दूसरी चीज जब ये अर्थ पर नहीं पहुंचती है, ये सबसे खतरनाक होती है, सबसे अगर आप लोग देखोगे सबसे खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक होती है। तो आप लोग याद रखना, ये तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया किन से विटामिन डी मिलता है। सर बी से विटामिन डी भी मिलता है, और स्किन कैंसर होने का खतरा भी रहता है, बिल्कुल। त्वचा का कैंसर होने का खतरा भी होता है, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। तो ये मैंने आप लोगों को विटामिन डी बताया। अब विटामिन डी की कमी से हम बीमारी देखते हैं। विटामिन डी की कमी से अगर हम बीमारियां देखें, तो आप लोग यहां पर देखो कि भाई विटामिन डी की कमी से क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखो कि विटामिन डी की कमी से अगर मैं आपको बताऊं, अगर बच्चों की बात करें, विटामिन डी की कमी से सर अगर बच्चों की बात करें, देखो भाई पहले हम बच्चों में देखेंगे रोग, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों में अगर हम विटामिन डी की कमी से रोग देखें, तो सबसे पहला बच्चों में जो रोग होगा ना, वो होगा रिकेट्स। रिकेट्स इसे हम लोग बोलते हैं सूखा रोग, सूखा रोग। तो जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है, जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं रिकेट्स। तो जब बच्चों की हड्डियां कमजोर, उसको हमने रिकेट्स कहा। वहीं पर आप लोग देखो दूसरी बीमारी क्या होती है, दूसरी बीमारी आप लोग देखो, दूसरी बीमारी होती है यहां पर वीक स्कल, वीक स्कल, वीक स्कल हिंदी में हम लोग कहेंगे कमजोर खोपड़ी, कमजोर खोपड़ी, मतलब खोपड़ी जो है वो क्या होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अच्छा मुझे बताओ पहले तो खोपड़ी किसको कहते हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। खोपड़ी जो है ये मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, इतना इतना हिस्सा है इसको हम खोपड़ी कहेंगे।
या फिर ये जो हमारा पूरा की पूरा जो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा है इसको खोपड़ी कहेंगे। तो पॉइंट ए ये हो गया, या पॉइंट बी, आप लोग मुझे बताओ। ये पूरा की पूरा आप लोग देखो फेस और ये सब मिला दिया हमने, तो ये तो आपसे पूछ रहा हूं पॉइंट ए मतलब ऊपर ऊपर और पॉइंट बी मतलब पूरा, तो बताओ खोपड़ी किसे कहेंगे, ए को कहेंगे या बी को कहेंगे? सारे के सारे बताओ मुझे। विनीत आपने सबसे पहले कहा कि सर ए होगा। विनीत ने कहा कि जो पॉइंट ए है सर वो खोपड़ी होगा। राम ने भी कहा कि भाई ए होगा, लेकिन यहां पर जो अदनान है उन्होंने कहा बी। करेक्ट आंसर दिया अदनान ने। बाकी मैक्सिमम जो लोग हैं ना, मैक्सिमम लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो आंसर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं ऑप्शन ए कि सर ये जो आप बोल रहे हैं ना यही है। आप लोग देखो क्रेनियम। तो मैं आपसे अगर कहूँ ना ये जो है सर ये खोपड़ी नहीं है, इसे हम बोलते हैं कपाल। ये जो ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इतना इतना, इसको खोपड़ी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कपाल, इसको क्रेनियम बोलते हैं। खोपड़ी का मतलब होता है यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इतना पूरा जो हमारा इतना जो हिस्सा है इसको हम खोपड़ी कहते हैं। ये पूरा खोपड़ी में आता है। तो याद रखना जो पॉइंट बी वाला था वो आंसर था, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा, क्योंकि जनरली आप लोग सारे के सारे यही बोलेंगे कि सर ये जो होता है इसको आप खोपड़ी बोल दो। नहीं, खोपड़ी यहां से लेकर यहां तक, इसको फिर क्या बोलते हैं? कपाल, क्रेनियम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा? एक तो हमने देख लिया रिकेट्स होगा, दूसरा हमने देखा खोपड़ी कमजोर होगी, तीसरा आप लोग देखो वीक टीथ। वीक टीथ मतलब यहां पर कहेंगे दांत जो है वो क्या हो जाएंगे? कमजोर। दांत जो है वो कैसे होंगे? कमजोर। कमजोर दांत, कमजोर दांत। ठीक है भाई। चौथे नंबर पर आप लोग देखो बच्चों को एक समस्या होती है, इसको बोलते हैं नौकनी। नौकनी। अब ये नौकनी की समस्या क्या है? विटामिन डी की कमी से। ये अगर आप लोग देखोगे तो आप सारे यहां पर अब ध्यान देना, मैं आपको यहां पर बता दूं। अगर आप यहां पर देखोगे ये आपके सामने तीन कंडीशन है, और इन तीन कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं तो आप यहां पर एक चीज ध्यान देना। ये जो अगर आप लोग देखोगे ना ये है नॉर्मल। ये कैसी कंडीशन है? नॉर्मल। नॉर्मल सामान्य, ये सामान्य कंडीशन है। वहीं पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बेसिक जानकारी गलत है लेकिन अपन उसको ठीक करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ये है नॉर्मल, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों कंडीशन है एब नॉर्मल। ये दोनों कंडीशन है एब नॉर्मल, यहां पर भी मैं लिखूंगा एब नॉर्मल। एब नॉर्मल। अब आप लोग यहां पर एक चीज देखना, ये दोनों असामान्य है। असामान्य है, ठीक है भाई। देखो पैर जो है ना, अगर आप लोग यहां पर देखोगे, अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं तो ये पैरों में गेप होनी चाहिए हल्की सी। ये आप लोग जब सिलेक्ट हो जाएंगे रेलवे में, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल टेस्ट में देखा जाता है कि आपके पैर दो कंडीशन में नौकनी होती है, या तो आपके पैर आपस में चिपक जाए, या तो आपके पैर क्या हो जाए? दूर दूर हो जाए। तो ये दोनों कंडीशन अगर बनती है तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। क्यों बाहर करते हैं? उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे भाई रेलवे आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स का आपका जो है सिलेक्शन हो गया फाइनल, आप पुलिस में जा रहे हैं, और अगर आप रेलवे पुलिस फोर्स में जा रहे हैं तो आप यहां पर देखो कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होगा? घुटने आपस में चिपक जाएंगे। अब चोर भाग रहा है, आप चोर के पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही आप चोर के पीछे भागने का प्रयास करेंगे आपके घुटने आपस में टकराएंगे, और टकराने के कारण आप क्या करोगे? गिर जाओगे। वो गिर जाओगे तो भाग नहीं पाओगे, मतलब दौड़ नहीं पाओगे। तो इसी कारण से मेडिकल में आपको क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है कि भाई आप जो है घुटने टकराने की वजह से गिर सकते हो, ज्यादा तेजी से अगर आप भागने का प्रयास करोगे तो आपके टकराने की वजह से घुटने गिर जाएंगे। दूसरी चीज यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि अगर आपके घुटने दूर दूर हो जाएं, तो दूर दूर हो जाए तो भी आप प्रॉपर नहीं भाग पाओगे, ठीक से रनिंग नहीं कर पाओगे। तो इस कारण से आप लोग देखो मेडिकल में क्या हो सकते हैं? बाहर हो सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। इसका उपाय जो है ना, देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो प्रॉब्लम अगर आप देखोगे कि जहां पर घुटने हमारे आपस में चिपक जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम इसका शॉर्ट आउट हो जाता है कि आप जब कोई फिजिशियन से मिलेंगे या आप कोई फिजिकल ट्रेनर से मिलेंगे जो रनिंग वगैरह ये सारी चीजें कराते हैं,
तो वो आपको व्यवस्थित तरीके की एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, कुछ आपको जो है कि भैया एक्सरसाइज के माध्यम से जो है पैरों के बीच पिलो रखने का बोलेंगे, उससे आप लोग देखो कि इसको ठीक किया जा सकता है। तो ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखो, अब विटामिन डी में हम एडल्ट, बड़ों में हम बीमारियां देखेंगे। बच्चों में तो हमने देख ली, अब एडल्ट में बीमारियां देखते हैं। देखो भाई, एडल्ट वयस्क में अगर हम बीमारियां देखें, और अगर वयस्क में अगर हम बीमारियां देखें तो वयस्क में दो बीमारियां आप याद रखना। सबसे पहली बीमारी है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी बीमारी अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दूसरी बीमारी होगी ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, इसको भी हम लोग हिंदी में भी क्या बोलेंगे? हिंदी में भी हम लोग कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। अब आप सारे यहां पर ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं तो आप लोग यहां पर देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है। एक बात आप लोग याद रखना, पूरे बायो में कहीं पर भी आपको एक शब्द दिखाई दे जिसका नाम होगा ऑस्टियो, पूरे बायो में कहीं पर भी आपको शब्द दिखाई दे ऑस्टियो, तो इससे हम लोग बोलेंगे बोन, इसे हम लोग कहेंगे हड्डी, इसे हम लोग कहेंगे हड्डी। सारे लोग, तुम लोग पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंट मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। सारे के सारे ध्यान दो। बाल झड़ना जो है वो अगर आप लोग देखो क्या होगा, आगे सब पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी आप लोग पूरा की पूरा जो है पढ़ने पर ध्यान दो। एडल्ट का मतलब जो 18 साल से ज्यादा के पर्सन होते हैं उन्हें हम लोग एडल्ट बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं। अगर हम यहां पर देखें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब देखो, ऑस्टियो कहीं पर भी दिखाई दे हड्डी, और पोर का मतलब होता है छिद्र। तो जब हड्डियों में छिद्र होने लग जाए, हड्डियों में आप लोग देखोगे क्या होने लग जाए? छिद्र या पोर होने लग जाए, तो हड्डियों में छिद्र होने की जो समस्या है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोमलेशिया पे आते हैं, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है अगर ये कमजोर हो जाए, इसके अंदर जो है कमजोरी आ जाए, और जैसे ही कमजोरी आएगी तो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर हमारी रीढ़ की हड्डी धीरे 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 ऐसे बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, और व्यक्ति का निकल आएगा कुबड़। और जब व्यक्ति का कुबड़ निकल आएगा, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, जब कुबड़ निकल आएगा तो बस अब उस ऐसे ही चलेगा, वो ऊपर उठ नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। और ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से जो है बड़ों में ये बीमारी होती है। तो ऑस्टियोमलेशिया की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है, रीढ़ की हड्डी हड्डी कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, किसमें? आंसर होगा एक बीमारी में, और उस बीमारी का नाम क्या है? आंसर होगा ऑस्टियोमलेशिया। तो याद रखना आप लोग, ऑस्टियोपोरोसिस भी याद रखना, ऑस्टियोमलेशिया भी याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां से। अब हम लोग यहां पर देखो कि भाई अब हम लोग जो है वो हमारा अगला विटामिन पढ़ना शुरू करते हैं, विटामिन सी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप सारे के सारे मुझे ये बताओ, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? बताओ भाई सारे के सारे, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए सारे के सारे, जल्दी से आंसर करिए, फिर विटामिन सी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये जल घुलनशील है वसा, तो जब तक मैं आपको ये बताता हूं कि भाई विटामिन सी जो है वो क्या है, वो अगर आप लोग देखोगे कि सर ये जल घुलनशील है, जल घुलनशील है, इसको हम लोग कहेंगे वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, सारे लोगों ने, कि यहां पर जो हमारा सर करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल इसे हम लोग कहेंगे।
अब विटामिन सी का सबसे पहला काम आप लोग समझिए कि विटामिन सी का इंपॉर्टेंट काम क्या है। विटामिन सी का अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट काम बताऊं तो विटामिन सी का सबसे पहला काम है, ये हमें प्रदान करता है इम्यूनिटी। ये हमें प्रदान करता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता। आप लोग देखो कि ये जो है ना इम्यूनिटी, आप सारे लोग जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है। जो रोग हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया ये आते हैं, इनसे लड़ने की क्षमता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ते हैं फिर भी वो दवाई नहीं लेते, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में। तो वो कैसे ठीक होते हैं, उनका शरीर जो है वो इम्यूनिटी प्रदान करता है हमें, उन्हें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और इम्यूनिटी प्रदान कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। ऐसे कौन सा विटामिन आपको इम्यूनिटी देता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी भी इम्यूनिटी देता है। हमने पढ़ा था विटामिन ए, वो भी इम्यूनिटी देता है, और विटामिन सी, दोनों ये इम्यूनिटी देते हैं। अब बात ये समझना कि सर इसका और फंक्शन क्या है। एक तो हमने समझ लिया इम्यूनिटी। आप लोगों ने कोविड के समय एक चीज देखी होगी कि कोरोना के समय, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास करूं, तो कोविड के समय आप लोगों ने एक चीज ये देखी होगी कि वहां पर हमें थोड़ी सी खट्टी मीठी गोलियां खिलाई जा रही थी कि भाई ये चूसने वाली जो गोलियां थी, वो कौन सी गोली थी, विटामिन सी की। क्यों खिलाई जा रही थी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो कोरोना से लड़ने के लिए। आप जो है अंदर से आपका शरीर जो है बढ़िया हो कि कोरोना अंदर अगर पहुंच जाए तो आपका शरीर ही उसे क्या करे, मार दे। तो उसके लिए आप लोग देखो वो आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। हाँ, अगर आप यहां पर देखोगे कि सर हमने यहां पर एक चीज देखी कि भाई ये जो हमने देखा इम्यूनिटी हो गया। दूसरा आप लोग यहां पर देखो, एक तो हो गया इम्यूनिटी, दूसरा इसका फंक्शन मैं आपको बताऊं तो वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम लोग हिंदी में भी क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। दोनों प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि भाई एक तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा हमसे पूछा जाता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अब आप यहां पर एक बात समझना, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का सड़ना। जैसे आपने सुना होगा कि भाई लोहा जो है हवा और पानी इन दोनों से रिएक्ट कर लेता है, और हवा और पानी से क्रिया करके उसके ऊपर जंग लग जाती है, और इस जंग लगने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। की चीजें क्या कर चुकी है, सड़ चुकी है। लेकिन ये ऐसा विटामिन है जिसके आगे देखो क्या लिखा है, एंटी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सड़ना, खराब होना, और एंटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन से क्या करना, बचाना, सड़ने से बचाना। तो याद रखना एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ये सड़ने से क्या करता है, बचाता है। पोलियो वायरस के कारण होता है शीतल जी। पोलियो बीमारी जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पोलियो अभी हम शुरू ही नहीं किया हमने। पोलियो वायरस के कारण होता है जिसका नाम पोलियो वायरस है, तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जब अपन वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सर कि हमने यहां पर देखा एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अगर हमसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है शरीर के अंगों को, शरीर के अंगों को सड़ने से बचाना। शरीर के अंग को सड़ने से बचाना। सड़ने से बचाना। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमारा जो शरीर के अंग है वो सड़ते कैसे हैं, किन किन चीजों से सर हमारे शरीर के अंग जो है वो खराब हो सकते हैं। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये ऑर्गन खराब हो सकते हैं। तो किन चीज से खराब होते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना कि शरीर के अंगों को सड़ने से बचाता है। कैसे बचाता है, जैसे आप लोग देखो ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को अगर मैं इस तरीके से तोड़ दूं तो ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं इसे हम लोग, और इसे हिंदी में बोलते हैं मुक्त, मुक्त ऑक्सीजन। और ये जो मुक्त ऑक्सीजन है ना, ये जो मुक्त ऑक्सीजन है ये आप लोग देखोगे ये क्या करती है, अंगों को सड़ाती है। यह शरीर के अंगों को सड़ाती है। यह शरीर के
अंग को सड़ाती है। तो याद रखना ये जो है शरीर के अंगों को सड़ाती। अब प्रश्न ये आता है कि फ्री ऑक्सीजन सर आती कहां से? डॉक्टर को दिखाओ भाई कपिल, एक बार आप डॉक्टर को दिखाओ कि आपको खाना खाते वक्त नाक से जो पानी आता है उसका कारण डॉक्टर आपको बताएगा। वैसे हो सकता है एलर्जी हो आपको किसी चीज की, लेकिन डॉक्टर आपको एकदम एग्जैक्ट बताएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर एक चीज देखो, जो फ्री ऑक्सीजन है ये अगर आप लोग देखोगे हमारे शरीर के अंगों को सड़ाती है। अब ये फ्री ऑक्सीजन होती कहां पर है? देखो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई बताओ, जो ऑयल होता है, जो हमारा तेल होता है जिसमें हम स्नैक्स वगैरह, जो आप लोग देखो पकोड़े वगैरह ये जो हम लोग तलते हैं, फ्राई करते हैं, ये ऑयल को कितनी बार गर्म करना चाहिए? तो अगर आपसे पूछा जाए ऑयल को कितनी बार गर्म करना चाहिए, तो आप यहां पर एक चीज ध्यान देना, ऑयल को खूब से खूब एक बार, दो बार, तीन बार, बस इससे ज्यादा गर्म नहीं करना। क्योंकि ऑयल को अगर बार बार गर्म करोगे तो उस ऑयल में आ जाती है फ्री ऑक्सीजन, और जो फ्री ऑक्सीजन है, जो सिंगल ऑक्सीजन है, ये हमारे अंगों को क्या करती है? सड़ाती है। और जब अगर आप लोग देखो हमारे शरीर में फ्री ऑक्सीजन आ गई, जब हमारे शरीर में फ्री ऑक्सीजन आ गई तो ये हमारे अंगों को सड़ाएगी। कैसे? जैसे ऑयल में फ्री ऑक्सीजन आई, अब उसमें आपने कोई पकोड़ा, कोई स्नैक, समोसा, कचौरी, कुछ भी आपने वहां पर डाला, तो वो जैसे ही होगा ना तो फ्री ऑक्सीजन उस प्रोडक्ट के अंदर चली जाएगी। अब वो प्रोडक्ट आपने खाया तो आपके शरीर में फ्री ऑक्सीजन गई। इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? बाहर का जो तला हुआ खाना है स्पेशली वो नहीं खाना चाहिए, जैसे समोसे, कचौरी। क्योंकि आप लोग देखोगे वो जो लोग हैं वो ऑयल को कितनी बार गर्म करते हैं सर, इतनी बार गर्म करते हैं कि ऑयल का कलर तक चेंज हो जाता है, एकदम काला कलर हो जाता है ऑयल का। और जब इतना खतरनाक कलर हो जाता है ऑयल का तो फिर सर हम उसको जो है कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑयल के अंदर फ्री ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी। और अगर हम लगातार महीनों, सालों तक अगर आप लोग देखोगे कि अगर हम ये जो इस तरीके की ऑयल वाली चीजें हम खाते रहें और ये जो आप लोग देखो बार बार तला हुआ, तो हमारे ऑर्गन खराब हो सकते हैं। हार्ट संबंधी समस्या आ सकती है, लंग संबंधी समस्या आ सकती है, फेफड़े संबंधी समस्या आ सकती है। तो ये समस्या, लीवर संबंधी समस्या आ सकती है, कॉमन बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमें बचना चाहिए। कभी कभी खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमेशा लगातार खाना ये नहीं सही। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग याद रखना। चलो भाई, अब आप लोग यहां पर देखो अगला इसका काम अगर मैं आपको बताऊं, तो अगला अगर आप यहां पर काम देखोगे तो एक हमने यहां पर देखा इम्यूनिटी, दूसरा मैंने आपको बोला एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा इसका काम है कि विटामिन सी जो है एक प्रोटीन बनाता है। विटामिन सी, विटामिन सी एक प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। कोलेजन, इसका नाम क्या है? कोलेजन। अब ये कोलेजन क्या करता है सर? अगर आप यहां पर देखोगे कोलेजन की अगर हम बात करें तो कोलेजन का काम क्या है? कोलेजन का काम ये है कि अगर आप यहां पर देखोगे इसका जो फंक्शन है वो क्या है, तो फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ स्किन। रिपेयर ऑफ स्किन, हिंदी में हम लोग कहेंगे त्वचा, त्वचा का निर्माण और त्वचा का निर्माण और मरम्मत, त्वचा का निर्माण और मरम्मत करना। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है सर? त्वचा का निर्माण और मरम्मत करना है। किसका? कोलेजन का। पहला काम हमने देखा प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। पहला आप लोग देखो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, दूसरा हमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तीसरा एक कोलेजन प्रोटीन बनाता है। तो ये इसके काम याद रखना। अगला अगर मैं आपको इसका काम बताऊं कि भाई इसका अगला काम क्या है, तो अगला काम है इसका, ये आयरन का अवशोषण करता है। चौथा इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हिंदी में हम लोग कहेंगे आयरन का अवशोषण। आयरन का अवशोषण करता है। और मुझे कमेंट में आप बताओ कि आयरन से, आप लोग मुझे एक बार बताओ आयरन से क्या होता है? आयरन से अगर आप लोग यहां पर देखोगे, शुभम अगर आप न्यू हो और अगर आप
आज ही क्लास आपने ज्वाइन की है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखिए। वहां पर हमने सबसे पहला चैप्टर ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया, फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रिएंट पर आए हैं, तो आप वहां से पूरा की पूरा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो ये आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, आयरन का अवशोषण करता है। ये सारा की सारा हमने किसके बारे में देखा, ये हमने विटामिन जो है सी के बारे में। अब ये देखते हैं कि इसकी कमी से रोग क्या होगा। भाई अगर मान लो विटामिन सी जो है, अगर मान लो विटामिन सी कम हो जाए, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी कम हो जाए तो आप लोग यहां पर याद रखना एक प्रोटीन भी कम होगा जिसका नाम होगा कोलेजन। और अगर कोलेजन अगर हमारे शरीर में कम होगा, कि भाई एक प्रोटीन भी कम होगा कोलेजन, और कोलेजन अगर कम होगा तो कोलेजन के कम होने से आप लोग देखोगे कि घाव नहीं भरेंगे, घाव नहीं भरेंगे, क्योंकि स्किन की मरम्मत और उसका निर्माण यही करता है, तो घाव नहीं भरेंगे। और जब घाव नहीं भरेंगे तो इसी समस्या को हम बोलते हैं स्कर्वी। तो याद रखना हमने बचपन से जरूर पढ़ा है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, लेकिन स्कर्वी क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा कि जब हमें चोट लगे और घाव ना भरे उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। तो याद रखना उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। जब आपको चोट लगे घाव नहीं भरते हैं उसको हम स्कर्वी कहते हैं। अगला बीमारी क्या हो सकती है सर इससे, तो अगली बीमारी, अगर पहली बीमारी तो मैंने आपको बता दी कि पहली बीमारी हो गई स्कर्वी। दूसरी बीमारी मुझे बताओ, ये आयरन का अवशोषण करता है, तो आयरन का अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अगर कम हो गया तो सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अगर कम हो गया तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अगर कम हो गया तो आप लोग देखो आरबीसी कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखो हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से, आयरन से क्या बनता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी कम, आरबीसी से कम तो हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन कम तो एक रोग होगा जिसका नाम होगा एनीमिया। एनीमिया, और एनीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में से हम लोग बोलते हैं अरक्तता। तो अरक्तता की समस्या हो सकती है, एनीमिया की समस्या हो सकती है। तीसरा आप लोग देखो मसूड़ों में सूजन, तो जो हमारे मसूड़े हैं जो गम से इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तो मसूड़ों में सूजन भी आती है। विटामिन आप लोग देखोगे किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो ये विटामिन सी की कमी से हमने पूरा की पूरा यहाँ पर जो है पूरा की पूरा देखा, ठीक है। हाँ, शुगर वालों के भी घाव नहीं भरते हैं। जब अपन डायबिटिक बीमारी पढ़ेंगे ना तो वहां पर अपन देखेंगे प्रमेय जी की कैसे भैया शुगर वाले जो है उनका भी घाव नहीं भरता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जिंक कम हो जाता है, और जिंक भी घाव करने में, घाव भरने में जो है क्या मदद करता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं इसके सोर्स पर कि भाई इसका सोर्स क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर विटामिन सी का हमसे सोर्स पूछा जाए तो मैं आपसे कहूंगा जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी आप लोग देखोगे कि भाई अगर आप लोग सारे के सारे याद रखना, जितने भी खट्टे फल, ये सारे खट्टे फल बहुत अच्छा सोर्स है, किसका आंसर होगा विटामिन सी का। तो जितने भी आप लोग देखोगे भाई सौर, जितने भी सौर फ्रूट है, जितने भी सौर फ्रूट है, खट्टे फल है, ये बहुत अच्छा सोर्स है, किसका आंसर होगा विटामिन सी का। खट्टे फल हो गए। उसके बाद आप लोग यहां पर देखो, खट्टे फल की अगर हम बात करें, अगला अगर आप लोग यहां पर देखोगे जितने भी खट्टे फल है ये सारे के सारे खट्टे फल में एक जरूर याद रखना, एक आंवला जो है बड़ा स्पेशल है, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। खट्टे फल के बाद में आप यहां पर देखोगे रसदार फल, रसदार फल, रसदार फल को हम लोग कहेंगे जूसी फ्रूट, जूसी फ्रूट। तो जूसी फ्रूट भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये भी बड़े जो है अच्छे सोर्स होते हैं। तो याद रखना जितने भी रसदार फल हैं ये अच्छे सोर्स होते हैं, किसके आंसर होगा। और ताजे जो फल होते हैं वो भी, ताजे फल, जो ताजा फल है वो भी अगर आप लोग देखोगे फ्रेश फ्रूट है, वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट में आप एक चीज देखना जो हमारे काम का, ये तो जैसे सी जो बैकथ्रोन है ये फॉरेनर फ्रूट है। अगर हमारे इंडियन फ्रूट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप एक चीज याद रखना कि ये जो आप लोग देखोगे गुआवा जो है, गुआवा जो है ना वो अगर आप लोग देखोगे, हाँ विटामिन डी जो है वो अगर आप लोग देखोगे, विटामिन डी आपको मैंने बता ही दिया कि सन की जो किरणें हैं वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। और बता दूंगा जैसे दूध, दही, मक्खन, ये भी अगर आप लोग देखोगे अच्छा सोर्स है, किसका, विटामिन डी का। फिश विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, ओट्स विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। तो ये सारे विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विटामिन सी जो है अच्छा होता है, वो स्किन के लिए भी बढ़िया होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है ना, मतलब जो है चीजों को सड़ने से बचाता है, खराब होने से बचाता है, तो स्किन को भी खराब होने से बचाएगा। तो गुआवा जो जाम फल है, जो अमरूद है, आप लोग याद रखना अमरूद में 280 मिलीग्राम आपको क्या मिलेगा, 280 मिलीग्राम इसके अंदर आपको जो है मिलता है 100 ग्राम। कितना खाने पे, 100 ग्राम अगर आप अमरूद खाते हैं तो 280 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिलेगा। तो अमरूद एक फ्रूट जरूर याद रखना जिसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में क्या होता है, और ये सारा की सारा चार्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बालों का टूटना जो है आगे बताऊंगा जगदीश दी, अपन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पढ़ेंगे,
तब वहां पर देखेंगे, ठीक है, कि बालों का जो है टूटना क्यों होता है। अब देखो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। विटामिन डी के बारे में हमने देखा, कैल्सीफेरॉल, फैट सोल्यूबल, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी कैसे मिलता है, इसका सोर्स क्या है, तो यूवी रेस, स्किन वगैरह, ये जो विटामिन सी का सोर्स है। पराबैंगनी किरणें मैंने बता दी, ए बी सी, सी खतरनाक है। अगर सोर्स की बात करें तो देखो सोर्स एक तो क्या हो गया, एक अगर आप लोग देखोगे एक तो हो गया सर जो है यूवी रेस, यूवी रेस हो गया, और प्लस ये किसके साथ मिलती है, स्किन के साथ। तो विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। उसके बाद क्या हम ऐसा खाएं, तो आप दूध ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। उसके बाद आप अंडा, दूध हो गया, अंडा हो गया, ओट्स हो गया, जो ओट्स है ये भी अगर आप लोग देखोगे फाइबर जो है ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद फिश, मछली हो गई, तो मछली भी अगर आप लोग देखोगे कि सर ये भी अच्छा सोर्स है, फिश भी अच्छा सोर्स है। फिश से जो ऑयल निकलता है वो ऑयल भी अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन डी का। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखना जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ठीक है। हाँ, डिस्कवरी जो की है वो उसका चार्ट मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। जो चार्ट आप लोग देखोगे लास्ट में, मैं एक चार्ट देखेंगे जिसमें ए की डिस्कवरी, बी की डिस्कवरी, सी की डिस्कवरी, उस पूरे चार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखोगे इसकी कमी से हमारा जो स्कल है वो कमजोर हो जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई जो है खोपड़ी भी कमजोर होती है बच्चों की, नौकनी की प्रॉब्लम, दांत कमजोर होते हैं। बड़ों में आप लोग देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया हमने देखा। विटामिन सी अगर आप लोग देखोगे एस्कॉर्बिक एसिड, इससे इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन प्रोटीन और आयरन का एब्जॉर्प्शन। कमी से मैंने आपको बता दिया कि भाई जो है घाव नहीं भरेंगे, स्कर्वी हो जाएगा। उसके बाद मसूड़ों में सूजन आएगी, एनीमिया हो सकता है, अरक्तता, सोर्स हमने देख लिया। तो ये हमने 2 विटामिन आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।